सॉरी सॉरी, मुझे उम्मीद है कि माइक ऑन नहीं था तो आपके पास आवाज़ शायद नहीं पहुंची रही हो, लेकिन अब पहुंचेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। पुरापाषाण पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। ठीक है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। याद रखें कि पुरापाषाण पुरास्थल कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पुरापाषाण मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है कुत्ता को पालतू बनाया। फिर मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। याद रखें, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था और बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। नेक्स्ट है कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान बोलन नदी के किनारे अवस्थित था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेहरगढ़ के एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, आप याद रखें कि मेहरगढ़ में एक कब्र के मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। दोस्त, मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि इससे पहले आपको एक वीडियो प्राचीन भारत से संबंधित मिल चुकी है और अन्य वीडियो भी मिलती रहेंगी। 5-7 अक्टूबर 10-15 दिन में कंप्लीट आपकी लूसेंट को मैं करवा दूंगा। 15 दिन नहीं लगेंगे, उम्मीद है कि 10 दिन में ही कंप्लीट करा दूंगा, जिससे कि आप रिवीजन भी बार बार कर सकें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कितना बेनिफिट इससे होने वाला है और कितना उपयोगी है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में जब CL कलाइकल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में अन्य अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, बहुत इत्मीनान से देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है, सिंधी भाषाओं में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर है ये। नेक्स्ट है, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। ठीक है, असम का श्वेत भ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला। ठीक है, वर्ष, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्ष 1867 से 1868 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीवोल्ड कराइकल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यदि यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित इसकी खोज 1957 से 58 डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। याद रखें, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त,
भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सिंधु सभ्यता को देखेंगे या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसे सब कुछ यही कहते हैं जो बता रहा हूं। आइए तो क्या है, सॉरी, सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन CO14 जैसी कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि क्या है इसकी निर्धारण की कार्बन 14 सॉरी की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री BF लिवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। दोस्त कंटिन्यू वीडियोज को कंप्लीट करें और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी स्लो लग रही है तो 1.5x पे कर लीजिए, अगर तेज लग रही है तो 0.75 कर लीजिए, लेकिन देखिए कंप्लीट, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं मुख्य भूमध्य सागरीय थे। नेक्स्ट है सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक। 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविधता घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी प्रायस्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, देखो क्या है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी प्रायस्थल दास्क नदी के किनारे स्थित सुतकांगेडोर, पूर्वी प्रायस्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर मेरठ के पास जो है, उत्तरी प्रायस्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर के पास, दक्षिणी प्रायस्थल गोदावरी नदी के तट के पास दायमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये क्वेश्चन आ जाता है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। नंबर 1 है मोहनजोदड़ो, नंबर 2 हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में, कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। इन्हें हम 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए यूनेस्को की पहली विश्व विरासत, यूनेस्को ने पहली विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किसे किया, तो धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है ये। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो सबसे अधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसकी सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो अपने भारत और पाकिस्तान दोनों में है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। घग्गर नदी जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। याद रखें कि जो राखीगढ़ी है ना, वो सबसे बड़ा भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। दूसरी बात ये है कि ये घग्गर नदी के किनारे, तीसरी बात ये हरियाणा में, और हरियाणा में भी हिसार जिले में है, और इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, लोथल एवं सुतकोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल और सुतकोददा जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। दोस्त पढ़ लीजिए, बहुत इत्मीनान से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ। बस पढ़ने के अलावा ध्यान मत भटकाइए अपना। जीवन में कोई किसी का नहीं है, पढ़ाई और पढ़ाई ही आपकी है, यही आपके साथ चाहिए, ठीक है। पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त
हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। देखो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाला जिला, दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता, मधु स्वरूप दत्त और व्हीलर। याद रखिए इतना कि हड़प्पा जो स्थल है वो रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो है जो सिंध नदी के किनारे है, पाकिस्तान सिंध प्रांत का लड़काना जिला, राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। चन्नूदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान। ठीक है, एन जी मजूमदार ने इसकी खोज की थी। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी किनारे, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। याद रखें, ओट दीजी जो है वो सिंध नदी किनारे, सिंध का प्रांत खैरपुर स्थान है, फजल अहमद ने इसकी खोज की। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे, गुजरात का कठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे, पंजाब का रोपड़ जिला, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। शुद्ध कांगेडोर दशक दासक या दास पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी। वनमाली 11 नंबर पे है। देखो रंगोई नदी किनारे, हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर धौलावीरा, लूनी नदी किनारे, गुजरात के कच्छ जिला, सोतकहा शादी। आइए नेक्स्ट पॉइंट इधर देखते हैं, छूटे हुए हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, फटाफट देखते हैं। इंपॉर्टेंट बात चल रही है। ठीक है, ये सारा हो चुका है। ठीक है, अब क्या बच रहा है वो देखेंगे। हाँ ये भी हो गया है ना, एक मिनट एक देख लेते हैं ना, हुआ है नहीं। हाँ ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है उपरांत प्राप्त, मोहनजोदड़ो प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अग्निकुंड जो है यज्ञवेदी वो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन है मिलता। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें आप, एक एक पॉइंट यहाँ क्वेश्चन है, ये आंसर है ना। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहरों में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिलता है। आइए देखेंगे, हड़प्पा से मिलता। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्नूदड़ों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यान ग्रिड पद्धति अपनाई। अब आइए नेक्स्ट है, घरों के दरवाजे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट देखिएगा, सिंध लोथल, याद रखें उस समय में सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, लेकिन अपवाद में है लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे।
ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए, याद रखें। नेक्स्ट है, सुतकोददा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सब हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। याद रखें, सैंधव सभ्यता के लोग मतलब सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। याद रखें, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक जो चिन्ह है ना, वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता से मिला है। इस चिन्ह से सूर्योपासना की अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। याद रखें कि सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। क्या था? पशुओं में कुंवर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। ठीक है, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैंधववासी किसका प्रयोग करते थे? तो आप कहेंगे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। याद रखें, सिंधु घाटी के लोग जो वो तलवार से परिचित नहीं थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं ये सब। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। आज जो वेश्यावृत्ति हो रही है ना, जगह जगह बड़े बड़े शहरों में पर्दा प्रथा तो गाँव में हो ही रही है, वेश्यावृत्ति शहरों में चल रही है। तो यह जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्रचलित थी, याद रखिए उस समय। नेक्स्ट पॉइंट है, शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाओं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। आज भी है, हिंदुओं में जलाए जा रहे हैं, मुस्लिमों में गाड़े जा रहे हैं। ठीक है, याद रखें। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। याद रखें, आग में जो पकी हुई मिट्टी होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। और सैंधव सभ्यता का जो विनाश है वो सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना जाता है। आइए, इससे पहले कुछ वो छूट गए हैं लिस्टिंग, वो देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेश व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश।
तांबा खेतरी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टिन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्त मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को देखेंगे। आइए, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। याद रखें, जो आर्य है ना, वो सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। मैक्स मूलर जो हैं, उन्होंने मुख्य स्थान जो है आर्यों का, वो मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। याद रखें, वैदिक जो सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और ग्रामीण सभ्यता आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, अच्छे तरीके से देखेंगे हम लोग, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से कंप्लीट वीडियो करूंगा। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ठीक है, कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सिस्टम चलाया गया है, बहुत सोच समझ के सिस्टम को चलाया गया है। ठीक है, आइए अब देखेंगे राज्याभिषेक में राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। याद रखें, जो राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सूत रथकार व कम्माद नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। नेक्स्ट है, पुरप द्रुगपत एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाजपति गोचर भूमिका अधिकारी होता था। ठीक है, उग्र क्या है, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। नेक्स्ट है, वाग्धू राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखते रहिए, और ऐसे ही वीडियो कंप्लीटली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। शेयर अपने दोस्तों में करते रहिए ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहता है दोस्त। ठीक है, और हम आपसे वादा करता हूँ, पीसीएस पेपर से पहले हम इसे खत्म कर दूंगा, पूरा लूसेंट फिनिश करूंगा। ठीक है, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है गायों की खोज। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह परशुड़ी नदी, मतलब परशुड़ी को रावी कहते थे, नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय का आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से, शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का समाज कैसा था, तो कहेंगे पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। याद रखें, इसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, वैदिक सभ्यता की बात चल रही है दोस्तों। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। वैदिक काल में तो भाग लेती थी, याद रखें, सिंधु सभ्यता में वो सब चीजें थी। बाल विवाह
एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का ऐसा कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में पर्दा प्रथा और एक क्या बताया था हमने, और उसका प्रचलन मिलता है। ठीक है, पर्दा प्रथा का प्रचलन मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विधवा अब अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। विधवाएं जो हैं, वो कहने का मतलब इसमें आ गया कि इसमें विधवाओं के लिए भी सम्मान की बात थी। मृतक पति के छोटे भाई से, जो आज तक होता चला आ रहा है ना। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, शिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने यज्ञवालक को वाद विवाद की चुनौती दी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अच्छा चलो सो पॉइंट देखते हैं ना, कोई बात नहीं, कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंकने दीजिए, अपना काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, बहुत भौंक रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। नंबर 1 बास, अधिवास, ओसड़ी। ठीक है, अंदर पहने वाले कपड़े को नीव कहा जाता था। अंदर पहने वाले कपड़े को नीव कहा जाता था। तो आज अंडरगारमेंट्स है ना, उसे हम क्या कहते थे, नीव कहते थे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गाय को अगन्या न मार जाने वाले पशु का श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले के वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था, याद रखें। अच्छा इधर देखते हैं पहले नदियां। ऋग्वैदिक नदियां, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्रभु कुर्रम कहते थे, कुभा काबुल कहते थे, वितस्ता झेलम, अश्किनी चिनाब। ठीक है, परशुड़ी रावी, सतुद्री सतलज, विपाशा व्यास, सदा नीरा गंडक, ध्रस्त रात्रि घग्गर, गोमती गोमल और सुवस्त स्वात, याद रखें। अब आइए इधर, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। इसे श्याम अयस्क कहा जाता था, लोहित अयस्क भी कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते थे। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, वस्तु विनिमय मतलब समझ रहे हो ना, वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेकर, पैसा पैसा का खरीदारी नहीं। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैकनॉट कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, याद रखें। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ, याद रखें। सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानते थे। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में किया गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में राजाओं का राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था या व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ऋग्वैदिक देवता इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता माने जाते हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं। अग्नि जो है वो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण जो है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता माना जाता है। दो है आकाश के देवता माने जाते हैं। सोम वनस्पत देवता माने जाते हैं। ऊषा प्रगति एवं उत्थान देवता माने जाते हैं। अश्विन जो है वो विपत्तियों के हरने वाले देवता माने जाते हैं। पूषण पशुओं का देवता माना जाता है। विष्णु जो है वो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता माने जाते हैं। मारुत हैं वो आंधी तूफान का देवता माना जाता है।
और नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीधा कहा। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों को चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई थी। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए अपत्य व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की है। या गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को, मतलब सूर्य, इसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ ये फिनिश हो रहा है, अब यहाँ पे आइएगा। अच्छा, अब बात चल रही है श्राद्ध। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी, ठीक है, निमि ने शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। दर्शन विचारधाराएं। रूढ़िवादी विचारधारा इस संप्रदाय के ठीक है, इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा गया। सांख्य विचारधारा को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा देखते चल रहे हैं। सांख्य विचारधारा सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचारधारा है। इसको गिन्ना कहते हैं। आत्मज्ञान मोक्ष के लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर ये देखना। दर्शन और विचारधाराओं, रूढ़िवादिक, आस्तिक और नास्तिक। सांख्य बौद्ध धर्म, योग जैन धर्म, न्याय लोकायत, वैश्विक अज्ञान, मीमांसा आजीविक, वेदांत। दर्शन प्रवर्तक सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत। अब आते हैं योग विचारधारा। योग विचारधारा को हम देखेंगे अच्छे से। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम, नियम, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ठीक है। पिंड का विलय ही स्वयं पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा क्या है? इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की बल्कि वह उसका पालन और संहार भी। वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बना है, ठीक है। मीमांसा विचारधारा क्या है? मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कल्पना। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहित की सहायता से करना होता। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की। अच्छा ये टॉपिक कहाँ तक कंप्लीट होगा ये देखना। अच्छा ठीक है, महाजनपद का होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट है
वेदांत विचारधारा। वेदांत विचारधारा क्या कहती है? इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब इतना, है ना। नास्तिक विचारधारा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है, परेशान बिल्कुल ना हो, जहाँ क्वेश्चन आएंगे वहाँ इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका महाजनपद का उदय, ठीक है। महाजनपद का जो उदय है वो बुद्ध के जन्म से 6वीं ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और इसे हम देखेंगे कब देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले यह वीडियो और इससे एक पहले वीडियो वाली क्लास को रिवीजन करें, पढ़ें, ठीक है। हमने जैसा वायदा किया है आपसे कि कंप्लीट तरीके से आपको पहले से पीसीएस एग्जाम्स पहले मिल जाएगा, कंप्लीट लूसेंट। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।